चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज हम रिवीजन करते हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं इसको, और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आसान सा टॉपिक है। फॉर्मूला बेस्ड भी है, जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ते हैं एग्जैक्टली उसी पे सवाल भी पूछ ही लेते हैं। जेई की पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा क्योंकि मेरे मुंह में थोड़े छाले हैं, इसलिए तो थोड़ा सा झेल लेना इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जितना भी मैटर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। मेटल्स जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी रफली 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के आसपास होती है। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो बहुत ख़राब कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए उनकी कंडक्टेंस जो होती है बहुत कम होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम इंटू मीटर के आसपास की रेंज में होती है। इन दोनों के बीच में आते हैं आपके सेमी कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टेंस मेटल से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। या फिर रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम होगी और मेटल से ज़्यादा होगी। सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो रफली बेटा 10⁻⁵ से 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर के बीच में से रहती है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अगर एग्जांपल्स देखें तो सबसे सिंपल एग्जांपल है दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जैसे बेटा CDS, GaAs एंड समथिंग लाइक दैट। और भी खूब सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। हमारी जो मोस्टली कहानी होगी वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। ठीक है, ये जो कार्बन फैमिली वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम है बेटा इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। आगे चलिएगा। नेक्स्ट इज बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बैंड डायग्राम में मेरे पास 2 बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। आपने हल्का फुल्का केमिस्ट्री में कभी न कभी इन बैंड्स के बारे में पढ़ भी रखा होगा। वैलेंस बैंड के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में कोई रोल नहीं प्ले करते। कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया है तो हम कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में हेल्प कर सकता है। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो मान लो बड़ा ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर पड़ा है ये एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन है जो एक तरीके से हमारे पास वैलेंस बैंड के अंदर है। यही इलेक्ट्रॉन अगर मान लो बेटा हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड को तोड़कर बाहर आ जाए यहाँ कहीं, तो हम ही बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ गया है, कंडक्शन बैंड के अंदर आ गया है। तो अगर ये बॉन्ड के अंदर पड़ा है तो हम बोलते हैं कि ये वैलेंस बैंड में है, ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन बॉन्ड को तोड़कर अगर बाहर आ जाए आपका इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है और ये हमारा कंडक्शन बैंड के अंदर है। अगर मैं इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के अंदर है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाएगा और जहाँ जाएगा अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी लेकर जाएगा। ठीक है, आई रियली होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। मेटल्स के अंदर तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं वो इस तरह से ओवरलैप होते हैं और इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से वैलेंस से कंडक्शन में और कंडक्शन से वैलेंस में बड़े आराम से जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो गैप होता है वो कंडक्टर वाला जो गैप है उससे तो ज़्यादा होगा और इंसुलेटर वाले केस में जो गैप होता है उससे कम होगा। ये जो गैप है बड़ा इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं और सेमीकंडक्टर्स के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो रफली बेटा आप मान के चल लो कि 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम ही होगी। रफली बेटा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास या उससे कम होगी।
अगर हमने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास अगर एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन फटाक से वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। या फिर यहाँ पर अगर कहूँ तो अगर हमने एनर्जी दे दी तो बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया वो हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे बॉन्ड के अंदर है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर है, जिनके अंदर हमने कुछ मिक्स नहीं किया है अलग से, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मेनली जैसे मैंने कहा कि कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स थोड़ा वही हैं, जिसमें एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। सिलिकॉन के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास रहेगी, और जर्मेनियम के लिए लगभग बेटा 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास रहेगी। ठीक है। रूम टेम्परेचर पर, मैं से छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन के अंदर, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास जो बड़ा एनर्जी आती है वो kT आती है। K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसके एनर्जी के कारण हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिलिकॉन के वो यहाँ से उठ के यहाँ भाग जाएं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर भागा, हम बोलते हैं कि यहाँ पर आ गया है इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको हम नाम देंगे होल। क्या नाम देंगे? होल। और टेम्परेचर के कारण अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पर चला गया, या फिर किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो जाएगा। पेयर में कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है और होल है। ये इलेक्ट्रॉन और ये जो होल है, यही इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए जिम्मेदार है। करंट को एक जगह से दूसरी तक भेजने के लिए जिम्मेदार है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। रफली आप ऐसा कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के आसपास 10⁻18 सिलिकॉन के जो एटम्स होंगे ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। रफली मैं इसे बड़ा अंदाजा लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इतने सारे सिलिकॉन एटम्स में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। ठीक है। दो टर्म्स और हैं, एक है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाम से आइडिया लग गया होगा, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम। उसी तरह से एक टर्म और है, दैट इज होल डेंसिटी। इट इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप ऐसा बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके बराबर होंगे। इनको बड़ा हम Ni भी कह सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, या फिर बेटा इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो। वैसे बेसिक फॉर्मूला बेटा ये होता है कि Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। एक फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये एक चीज़ को सिग्निफाई करता है। ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। इट इज सम कांस्टेंट इंटू टी की पावर 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस, ऊपर तो आ जाएगा बेटा आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, नीचे बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा बेटा ये वाली टर्म उतनी ही ज़्यादा होगी, ये वाली टर्म भी ज़्यादा होगी क्योंकि बेटा बाहर में आपका साइन माइनस है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपके Ni की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे, तो Ne बढ़ेंगे। Ne बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स NH भी बढ़ेंगे। NH क्या है? NH तो एक तरह से बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं बेटा, कमी तो है, डेफिशिएंसी तो है। हाँ। तो उतने ही ज़्यादा आपके Ne और NH भी होंगे। ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा तो Ni आपका ज़्यादा। एक छोटी सी बात और, देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास कोई है ना सेमीकंडक्टर है और उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस तरफ,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे और जो आपके होल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास उनके कारण करंट आएगा। होल्स जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ आपका होल्स के कारण भी करंट आएगा। ये करंट कितना होता है मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा बड़ा दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया इनटू ई इनटू इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। इस तरह के फॉर्मूले बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में देख चुके हैं। ए जो है बेटा आपका वो जो भी सेमीकंडक्टर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सॉरी, होल्स की मूवमेंट के कारण जो करंट आएगा उसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इंटू ए इंटू ई इंटू वी एच। अगर मुझे पूरा करंट चाहिए तो बेटा दैट इज ये कॉमन आ गया बाहर, एन ए भी उतना ही है, एन एच भी उतना ही है, चाहूँ तो उसे एन आई भी लिख सकता हूँ इंटू ए इंटू ई इंटू वी ई प्लस वी एच। एक बात आप याद रख सकते हो कि इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी वो ज़्यादा होती है। होल्स का मूवमेंट थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि होल्स के मूवमेंट के लिए बॉन्ड का टूटना ज़रूरी होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, ये बड़ा आपका करंट है। अच्छा, करंट अपॉन एरिया इज योर करंट डेंसिटी दैट इज एन आई इंटू ई इंटू वी ई प्लस वी एच। इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड कर दिया, J डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एन आई इंटू ई इंटू इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स की वेलोसिटी डिवाइड बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो J अपॉन E है बड़ा, इसे हम कंडक्टिविटी कह सकते हैं या फिर इसे हम इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, एक ही बात। एंड दैट इज इक्वल्स टू एन आई इंटू ई। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल की वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इसे हम बोल सकते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये बड़ा हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर सवाल बड़े आराम से आपसे जे के अंदर पूछ सकते हैं, रेजिस्टिविटी पूछ सकते हैं, सिग्मा पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। मोबिलिटी दे रखी होगी, ये बड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी और वेलोसिटीज दे रखी होंगी, तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह से गिवन तो रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज याद रखना इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम कई बार क्या करते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर जो मतलब हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था उसके अंदर हम लोग है ना कुछ डोपिंग कर देते हैं, कुछ मिक्स कर देते हैं। अगर हम उसके अंदर कोई बोरोन फैमिली का एलिमेंट अगर डोप कर दें, मिक्स कर दें, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बन जाएगा उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। जैसे बड़ा एल्यूमिनियम, इंडियम, इस तरह की चीजें अगर मिक्स कर दोगे तो बड़ा आपके पास पी टाइप डोपिंग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूं कि आपके पास लेट से बड़ा कोई सिलिकॉन था, ठीक है, उस सिलिकॉन के अंदर मैंने बड़ा मान लो कि बहुत सारे बोरॉन जो है वो मिक्स कर दिए। अब सिलिकॉन के पास तो बड़ा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, बोरॉन के पास क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसके पास अब जैसे आपने बोरॉन डोप किया तो एक सिलिकॉन हट गया, सिलिकॉन की जगह क्या आ गया, बोरॉन। तो हर सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, बोरॉन के पास सिर्फ उससे 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक होल ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो या एक होल ज्यादा हो, एक ही बात है। तो इस कारण से आप जितने बोरोन मिक्स करोगे ना उतने सारे होल्स आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे और होल्स की संख्या अचानक से बड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगी। NH विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Na। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कम और आपके होल्स हो जाएंगे ज्यादा। हाँ, अभी भी वो आपका फॉर्मूला सही है कि Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NH इंटू Na। और ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि सिर्फ कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो मैं कहूँगा देख बेटा, कंडक्टिविटी में वैसे कंट्रीब्यूशन दोनों का ही आता है, लेकिन हमारे पास इस बार क्या होगा,
इस बार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनकी संख्या बड़ा आपके पास बहुत कम होगी और आपके होल्स की संख्या बड़ा बहुत ही ज़्यादा होगी। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंडक्टिविटी होगी बड़ा दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई इनटू म्यू ई। होल्स के कारण जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल NH इनटू ई इनटू म्यू एच। और ये वाली जो टर्म है ये बहुत छोटी है, ये बड़ा बहुत छोटी है क्योंकि बड़ा एनी जो है वो NH के सामने बहुत छोटे हैं और इस कारण से आपकी कंडक्टिविटी या फिर 1/, रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगी NH इंटू ई इंटू म्यू एच। ठीक है, इस तरह से हम कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप बोरॉन डॉप करोगे, मिक्स करोगे, NH की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा, NH की वैल्यू जितनी ज़्यादा, कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा, रेजिस्टिविटी उतनी ही कम। तो इस तरह से डोपिंग करके हम रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दूं नाइट्रोजन फैमिली की, जैसे बड़ा फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, ठीक है, ये अगर मिक्स कर दूं तो ऐसे केस के अंदर बड़ा हम बोलेंगे कि एन टाइप डोपिंग हो गई है। जैसे मान लो कि आपके पास प्योर सिलिकॉन है और इस प्योर सिलिकॉन के अंदर मैंने बड़ा फॉस्फोरस मिक्स कर दिए, तो फॉस्फोरस जैसे किसी सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा ना, तो फॉस्फोरस के पास बाहर वाले शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास तो 4 ही थे। अब उसके जगह जैसे आपके पास फॉस्फोरस है उसके पास 5 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा हो गया। तो इस कारण से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बड़ा होल्स की संख्या के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हम जानते हैं कि बेसिक फॉर्मूला बड़ा क्या है, Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। ये वाली वैल्यू बड़ा बहुत बढ़ जाएगी तो ये वाली वैल्यू बड़ा आपकी बहुत ही घट जाएगी, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो आपका फिक्स है। अब ऐसे में वैसे तो हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी जो होगी बड़ा दैट विल बी Ne इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस NH इंटू ई इंटू म्यू एच। लेकिन हम जानते हैं नंबर ऑफ होल्स तो बहुत कम है, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो तो बड़ा आपके पास यही आ गया। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस केस में हमारी कंडक्टिविटी या फिर 1/, रेजिस्टिविटी है, उसकी वैल्यू विल बी Ne इंटू ई इंटू म्यू। ठीक है, आई होप ये वाली बात याद रहेगी, दिमाग के अंदर फिट रहेगी। कभी बड़ा भूलोगे तो वापस से आप इसको देख लेना यार, है ना, क्योंकि मैंने लॉजिक के साथ समझा दिया, मैंने ऐसा तो नहीं कि याद करा दिया, मैंने लॉजिक के साथ समझा दिया। नेक्स्ट इज PN जंक्शन। PN जंक्शन, एक मेटल लो, सॉरी एक सेमीकंडक्टर लो, लेट्स बड़ा सिलिकॉन लिया, एक तरफ आप कर दो P टाइप डोपिंग और एक तरफ कर दो आप N टाइप डोपिंग। इस तरफ आपके पास खूब सारे होल्स आ जाएंगे, इस तरफ आपके पास बड़ा खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक, और बीच का जो रीजन है बड़ा वहां पर आपके पास एक PN जंक्शन बन जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, बड़ा सुनना, देखो यार, इधर होल्स ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर से इधर भागेंगे और होल्स जो होंगे वो इधर से इधर भागेंगे। होल्स इधर से इधर जाएंगे तो करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे तो भी करंट ऐसे। इधर की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन के कारण जो करंट आया है इसको हम एक नाम देते हैं, बड़ा क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन करंट। और ये डिफ्यूजन करंट बड़ा कहां से कहां है, P से N है, इट इज फ्रॉम P टू N। P टाइप डोपिंग से N टाइप डोपिंग की तरफ है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा कि बेटा थोड़ी देर में क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, बेटा ठीक है, होल होल होल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, होल होल होल, बेटा फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, होल होल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कुछ होल्स इधर से इधर आए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए, ये जो आपका P टाइप डोपिंग है ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ये जो आपका N टाइप डोपिंग कर रखी है, इधर की तरफ होल्स आ गए, मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन्स भाग गए, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड। इधर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आ गया है, इधर आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड आ गया है। यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ चार्ज नेगेटिव है, तो बेटा यहाँ पर इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
ये जो रीजन है इसको बड़ा हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसकी थिकनेस में एक बार के लिए डी लिख दूं, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई है ई, तो इस पॉइंट के मुकाबले ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल डेल्टा वी है। ये जो डेल्टा वी है इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो आएगी बड़ा दैट विल बी सिंपली ए इंटू डी, बड़ा दैट विल बी ए इंटू डी। ठीक है, इस पोटेंशियल बैरियर के कारण जो आगे वाले जो अभी तक थोड़ा क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भाग के इधर आ रहे थे, होल्स इधर से भाग के इधर आ रहे थे। अब होल्स का इधर से इधर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको रजिस्ट करेगा। ठीक, अब जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म और इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रिफ्ट करंट, वो और सुनना। ये जो रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर भी है तो सिलिकन ही है ना, तो इस रीजन के अंदर सिलिकन ऐसा होगा। ठीक, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो बड़ा टेम्परेचर के कारण बार बार ना ऐसे बॉन्ड से बाहर आएंगे, फिर वापस बॉन्ड में आएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर बाहर अंदर आएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ गई, तो जो सिलिकन होगा उसका इलेक्ट्रॉन अगर बेटा मान लो कोई बॉन्ड से अगर बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा देगी इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन आपका भागकर इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भागकर इधर आएगा और एक तरह से होल भागकर इधर आएगा। तो सिलिकॉन बॉन्ड जैसे ही टूटा और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, तो होल तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तब भी करंट यूँ आ रहा है, होल इधर जा रहा है तब भी करंट यूँ आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस डायरेक्शन में एक करंट आ जाएगा, जिस करंट को मैं एक नाम दे सकता हूँ बेटा, क्या? ड्रिफ्ट करंट। इसका नाम क्या देखिए बन, ड्रिफ्ट करंट। ये बड़ा करंट ड्रिफ्ट करंट है। स्टेडी स्टेट के अंदर जितना ड्रिफ्ट करंट इधर से इधर होगा, उतना ही डिफ्यूजन करंट इधर से इधर होगा। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पीएन जंक्शन है, तो उस पीएन जंक्शन के अंदर और सिर्फ वो पड़ा है, तो आपका डिफ्यूजन करंट ऐसे P से N होगा और आपका ड्रिफ्ट करंट ऐसे N से P होगा, और दोनों की वैल्यू बेटा एग्जैक्टली सेम होगी। अगर बिल्कुल स्टेडी स्टेट के अंदर सारा मामला है तो। ठीक, यहां तक बड़ा मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आ गई। आगे चले, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन डायोड। ये जो हमारा पीएन जंक्शन बनाया है, इसको हम डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं। ये वाली साइड जो है बड़ा, ये आपकी P है, ये वाली साइड आपकी N है। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं कि P वाली साइड को हम हायर पोटेंशियल से और N वाली साइड को हम लोअर पोटेंशियल से इस तरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप इधर वाली साइड को हायर पोटेंशियल और इधर वाली साइड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो, वैसे ही डिप्लीशन रीजन की थिकनेस जो है वो घटती है। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस घटेगी, वैसे बड़ा ऑफ कोर्स पोटेंशियल बैरियर घटेगा। पोटेंशियल बैरियर अगर घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर आना और होल्स का इधर से इधर जाना आसान हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स डिफ्यूजन करंट अच्छा खासा आ जाएगा P से N। तो उस केस में अच्छा खासा डिफ्यूजन करंट आ जाएगा। डिफ्यूजन करंट जो है वो मेरे प्यारे बच्चों अच्छा खासा आ जाएगा। डिफ्यूजन करंट अगर अच्छा खासा आ जाएगा तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो पीएन जंक्शन है उसका रेजिस्टेंस बड़ा एक तरीके से कम है। आइडियल पीएन जंक्शन जो होगा ना, उसके तो हम बोल देंगे कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 है। ठीक है, अदरवाइज बड़ा ठीक है, हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप ऐसा मान के चलो कि पीएन जंक्शन जो है वो एक तरीके से शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, अगर वो आइडियल है तो। नॉन आइडियल है तो बेटा ठीक है, फिर भी करंट जाना थोड़ा सा आसान होगा। ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होगा और बेटा डिफ्यूजन करंट आपका थोड़ा सा लार्ज होगा। इस पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बेटा टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में P को हायर पोटेंशियल, N को लोअर पोटेंशियल से जोड़ देंगे। रिवर्स बायसिंग जस्ट इसका उल्टा है। हमारे पास ये बड़ा एक पीएन जंक्शन, मैं P को जोड़ दूंगा लोअर पोटेंशियल से और N को जोड़ दूंगा हायर पोटेंशियल से। ऐसे करने पर जो डिप्लीशन रीजन थी उसकी बड़ा थिकनेस बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर और होल इधर से इधर आ रहे थे,
उनका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर उनका आना जाना अगर मुश्किल हो जाएगा तो हम ऐसे कहेंगे कि इस केस में हमारा जो डिफ्यूजन करंट है ना वो बड़ा बहुत कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। हाँ, एक हल्का फुल्का ड्रिफ्ट करंट तो रहेगा एनसीपी, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट तो रहेगा, थोड़ा सा स्मॉल सा ड्रिफ्ट करंट आपका रहेगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ी बहुत बात समझ आ गई। अब मैं यहां पर छोटी सी बात और समझाता हूं। ये बड़ा मैं वाई एक्सिस में करंट ले रहा हूं और एक्स एक्सिस में वोल्टेज ले रहा हूं। ठीक है, रफली आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और रिवर्स बायसिंग मतलब मैं नेगेटिव पोटेंशियल दिखा रहा हूं ग्राफ के अंदर। ये पोटेंशियल जो डिफरेंस जितना तुम ज़्यादा लगाओगे डिप्लेशन रीजन उतना ही कम होगा, करंट उतना ही आपका ज़्यादा आएगा। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे 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 आपका करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नहीं होगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज तो सिंपल रेजिस्टेंस में होता है, जिसे हम ओमिक सर्किट्स कहते हैं। ये सर्किट्स ओमिक्स नहीं है बेटा, ये तो नॉन ओमिक सर्किट्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ। अब अगली बात, अगर मैंने पोटेंशियल नेगेटिव किया, अगर मैंने पोटेंशियल नेगेटिव किया तो पोटेंशियल नेगेटिव कर दे करंट आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे बेटा आपने पोटेंशियल नेगेटिव किया बेटा वैसे करंट आएगा थोड़ा सा। ये बात है रिवर्स बायसिंग की, ये बड़ा बात है किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग की। ये बड़ा बात है, ठीक है। ये जो करंट आएगा बहुत कम आएगा, इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ओमिक सर्किट नहीं है, वो तो नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक है, इस बात का मतलब ये हो गया कि वहां पर ऐसे V इज इक्वल्स टू आई आर नहीं है, वहां पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। ठीक है, हाँ बेटा मैं क्या कह रहा था, हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं नॉन ओमिक होते हैं, वहां पर हमारा जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर ऐसे सीधा है ना, सॉरी नहीं है। तो यहां पर सीधा रेजिस्टेंस हम डिफाइन नहीं करते, यहां पर हम डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि वोल्टेज में अगर थोड़ा सा चेंज करोगे तो करंट में थोड़ा सा चेंज आएगा, एंड दिस इज योर डायनामिक रेजिस्टेंस। एक तरह से dV अपॉन di, ये डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह से हम डायनामिक कंडक्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज 1 अपॉन डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं di अपॉन dV। जैसे एक बात बोलूं, ये I है ये V है, तो di बाई dV जो है ना वो बड़ा एक तरीके से आपका स्लोप है। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे लगातार स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब कंडक्टेंस, डायनामिक कंडक्टेंस लगातार बढ़ रही है और डायनामिक रेजिस्टेंस लगातार घट रही है। यहाँ पर तो आपका बड़ा स्लोप हो गया 0, तो डायनामिक कंडक्टेंस क्या हो गई 0, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हो गई इनफाइनाइट। आप इस केस में ऐसा कह सकते हो कि रिवर्स बायसिंग में डायनामिक रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, और फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे 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 तो पोटेंशियल बढ़ाने के साथ साथ आपकी डायनामिक रेजिस्टेंस लगातार घटती जाएगी। स्लोप बढ़ता जाएगा तो डायनामिक कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, डायनामिक रेजिस्टेंस लगातार घटती जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहिए सब बात। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज नॉन आइडियल डायोड और आइडियल डायोड। देखो यार, है ना, मैंने ये बड़ा आपका डायोड, मैं एक बार ये नॉन आइडियल, ये मान लो आपके पास आइडियल। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद करानी है। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर आपका जो आइडियल डायोड होगा वो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, ऐसे, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, ऐसे तार की तरह बिहेव करेगा। और रिवर्स बायसिंग के अंदर ये जो आपका आइडियल डायोड है ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा।
और हम ऐसे बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है। ये तो आइडियल आपका डायोड है। अगर नॉन आइडियल हुआ तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर इसका रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। रिवर्स बायसिंग के अंदर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरी लार्ज होगा। कुछ ना बोल रखा हो ना, तो हम तो बेटा आइडियल डायोड ही मानते हैं, अनलेस सवाल के अंदर कुछ बोल रखा। ठीक है, ये वाली बात भी मेरे ख्याल से आपको याद रहेगी, कभी कोई खास इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। आगे चलते हैं बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ पी एन डायोड। अच्छा सा पॉइंट है बेटा, सुनो पहले पॉइंट सुनना, फिर इसका एक यूज भी है। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई पी एन जंक्शन, ठीक, ये बड़ा आपका P, ये आपका N, और मैंने इसको रिवर्स बायसिंग कर रखी है। यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर आपका हायर पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को मैं लगातार बढ़ाता गया, मैं इस पोटेंशियल लगातार इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, इस रीजन के अंदर है ना, लगातार इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार बड़ा बढ़ेगी। ऐसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ाता गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस डिप्लीशन रीजन के अंदर सिलिकॉन के जितने एटम्स हैं ना, उन एटम के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब के बॉन्ड को तोड़ देगी, और फटाक से बड़ा सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो भागने लग जाएंगे, थोड़ा फटाक से भागने लग जाएंगे, अचानक से भागने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे बड़ा वो यूं भागने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाएंगे इस तरफ, होल्स भागने लग जाएंगे इस तरफ, और तगड़ा सारा करंट आ जाएगा ऐसे। इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेक डाउन ऑफ पी एन डायोड। तो एक लिमिट से अगर मैंने ज़्यादा पोटेंशियल कर दिया तो डिप्लीशन रीजन के जो आपके सिलिकॉन के एटम के बेटा जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, और फटाक से आपके इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आएंगे और होल्स भाग के इधर जाएंगे, और इस कारण से तगड़ा करंट आ जाएगा अचानक से ही। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये अगर करंट है और अगर ये वोल्टेज है, पॉजिटिव में वोल्टेज तो मुझे सारी कहानी बताता ही है, नेगेटिव में बड़ा अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो बड़ा करंट आएगा, एक स्पेसिफिक वोल्टेज को अगर क्रॉस करेगा उसके बाद अचानक से करंट इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट बोलिए मतलब बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ये जो वोल्टेज है इसको बड़ा आप इस तरह से ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर जेनर वोल्टेज कह सकते हो। एक नाम और जेनर वोल्टेज कह सकते हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल दो, जेनर वोल्टेज बोल दो, बेटा एक ही बात है। ठीक है, याद रहेगी बेटा ये सब बातें। आगे चलते हैं, इस बात का एक यूज भी है, बहुत ही प्यारा सा यूज है, और इस यूज पर बेटा जेई ने सवाल भी पूछे हैं। सर्किट में अगर जेनर डायोड दिखाना हो ना तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे मतलब डायोड फिर सांप से बना दो इंटीग्रेशन का साइन, तो जेनर डायोड हो गया। ठीक है, अभी जेनर डायोड जो ना, इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम है वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज आता है, समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कि ये आपका कोई टीवी है, टीवी को बेटा मैं ऐसे रेजिस्टेंस की तरह दिखा रहा हूं, और यहां पर आपके पास कोई वोल्टेज है जो हमने ऐसे टीवी के अक्रॉस लगा रखा है। ये वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, और अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा अगर वोल्टेज हो गया तो हमारा टीवी जो फूक भी सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा टीवी फूके, इसलिए मैं इसके साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा दूंगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो बेसिकली अपना जेनर डायोड ही है। रिवर्स बायसिंग में ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। अब देखो, मान लो कि बेटा मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज को बड़ा तुम बढ़ाओगे, ये तो रिवर्स बायसिंग, इधर से करंट जाएगा नहीं, सारा करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूं जाएगा।
क्योंकि रिवर्स बायसिंग बेटा ये तो तुम जानते हो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, सारा करंट तो आपके टीवी में से जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वोल्टेज को लगातार बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया और एक लिमिट को पार कर दूं, एक लिमिट को पार कर दूं, मैं जेनर वोल्टेज को पार कर दूं, तो जैसे ही मैं जेनर वोल्टेज को पार करूंगा वैसे ही इसके अंदर आपका हो जाएगा ब्रेकडाउन। बट मान लो कि मैंने ये जो पोटेंशियल है ये बढ़ते बढ़ते जेनर वोल्टेज के आसपास पहुंच गया। यहाँ का पोटेंशियल जैसे वी जेड बेटा, यहाँ का पोटेंशियल भी वी जेड, यहाँ का पोटेंशियल भी वी जेड बेटा, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। बस इस पोटेंशियल के बाद तो क्या होगा कि जो करंट है बेटा वो फटाक अब अचानक से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो कभी भी वीजेड को क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी वीजेड को क्रॉस नहीं करेगा। अगर आप पोटेंशियल अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो सारा का सारा करंट जो है वो अवलांच ब्रेकडाउन आ जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, डायोड के अंदर। और जैसे इसमें ब्रेकडाउन आ गया करंट बेटा बहुत सारा तो इसमें से निकल जाएगा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसमें से जो मैक्सिमम करंट गुजरेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ VZ/R गुजरेगा। और इस तरह से हमारा जो टीवी है या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एक तरीके से करंट की और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से बच गया। इसमें करंट कुछ भी कर लो VZ/R से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपने वोल्टेज बढ़ा भी दिया तो सटाक सटा सारा सारा करंट यूँ जाना चला जाएगा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ VZ/R ही जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा नेक्स्ट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो बेटा एक तरीके से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है। अल्टरनेटिंग करंट में बड़ा बार बार करंट जो है वो अपने डायरेक्शन को ऐसे 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 लगातार चेंज करती रहती है। डायरेक्ट करंट के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से फिक्स ही रहती है। तो रेक्टिफायर का जो बेसिक काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से करंट को यूनिडायरेक्शनल रखना है। ठीक है, कैसे काम करता है तो बेटा वो उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। दो तरह के रेक्टिफायर होंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ये मैंने एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है। इसमें बेटा ये तो वो वाला वोल्टेज जो मेरा इनपुट है, यहाँ मेरा आउटपुट वोल्टेज जाएगा, यहाँ एक डायोड लगा दो। बेटा मान लो कि ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो बेटा ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, करंट जाएगा बड़े आराम से और इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ आपका आउटपुट पोटेंशियल आ जाएगा। मान लो कभी यहाँ पर हायर पोटेंशियल हुआ और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हुआ, तो बेटा फिर उस केस में यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, करंट जाना चाहेगा ऐसे, लेकिन बीच में आ गया डायोड हो गया रिवर्स बायस, तो करंट जाएगा नहीं। तो इसका मतलब होगा कि हमारा सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ वाले करंट को तो जाने दे रहा है और इस तरफ वाले करंट को रोक रहा है। तो पूरे के पूरे तार में सिर्फ और सिर्फ करंट ऐसे ही आया, तो करंट यूनिडायरेक्शनल आपका हो गया। अगर आपका इनपुट जो है उसका वोल्टेज अगर टाइम के साथ अगर इस तरह से वेरी कर रहा है तो आपका जो आउटपुट है उसमें वोल्टेज इस तरह से वेरी करेगा, फिर कुछ नहीं जाएगा, फिर कुछ नहीं, ऐसे। जो एक तरफ वाला जो वोल्टेज है उसको जाने देगा, दूसरा वाले को रोक लेगा, फिर जाने देगा, फिर रोक लेगा। इस केस में आपके पास जो एफिशिएंसी आती है, व्हेन आई से एफिशिएंसी आई मीन दैट एफिशिएंसी मतलब पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, वहां का पावर कितना है मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो आपकी एफिशिएंसी है इसकी वैल्यू आपके पास आएगी बेटा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, 40.6 अपॉन 1 प्लस RD अपॉन RL%। RD क्या है, जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस, RL क्या है, जो लोड है इसका रेजिस्टेंस। इन जनरल आइडियली क्या होता है कि आपका जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस तो जीरो होता है, तो उस केस में आपकी जो एफिशिएंसी है बेटा ये जीरो आ गया, तो एफिशिएंसी आपके पास सीधी ही बेटा 40.6% आ जाती है। हम फुल वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी बेटा फुल वेव बन सकती है। कैसे, जैसे मान लो बेटा ये वो वाला वोल्टेज है जो मुझे चेंज करना है, इसमें बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। ठीक है, मान लो बेटा ये वाला हायर पोटेंशियल ये वाला लोअर पोटेंशियल, तो बेटा ये वाला हायर पोटेंशियल ये वाला लोअर पोटेंशियल, करंट यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा। सर यूं क्यों नहीं आएगा, बेटा ये रिवर्स बायस है, तो करंट आ गया ऐसे। अगले साइकिल में बेटा यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हुआ, तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल यहाँ पर लोअर पोटेंशियल,
उस केस में करंट यूँ आएगा, यूँ आएगा, यूँ आएगा। सर यूँ क्यों नहीं जा रहा? बेटा ये रिवर्स बायस हो गया। तो करंट बेटा इस पूरे के पूरे इस लोड के अक्रॉस जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रहा। इस केस में आपका अगर इनपुट वोल्टेज अगर इस तरह से, इनपुट वोल्टेज इस तरह से है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यस, फुल वेव क्यों बोलते बेटा पता ही, हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा आधी वेव को तो खा ही जाता था, इस बार बेटा पूरी वेव को जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी बेटा आपकी जस्ट डबल होगी, है ना, 40.6 का डबल बेटा 81.2 हो जाएगा। तो 81.2 अपॉन 1 प्लस RD अपॉन RL %। अगेन बेटा डायोड का रेजिस्टेंस अक्सर जीरो होता है, तो उस केस में आपकी जो एफिशिएंसी है वो 81.2% ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बेटा मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया, आप यूज़ करना चाहो बेटा यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ा इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। आई रियली होप कि बड़ा सारा फंडा अभी तक का तो आपको याद रहेगा। बड़ा नेक्स्ट इज फोटोडायोड। फोटोडायोड बेटा ऐसा डायोड है जो बड़ा सेंसिटिव टू लाइट है, लाइट अगर गिराऊंगा तो करंट चेंज कर देगा। ये रिवर्स बायस में काम करता है, सुनिएगा कैसे। बेटा मेरे पास मान लीजिए ये PN डायोड और मैंने इसकी रिवर्स बायसिंग कर रखी है, ये वाला बेटा आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, ठीक है। वैसे तो जानता हूं बेटा करंट तो जीरो है, रिवर्स बायस है ना, तो करंट तो जीरो है। अब अगर मान लो कि मैं इस पर लाइट गिराऊं सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का, तो जैसे मैं लाइट गिराऊंगा ना तो क्या होगा कि हमारे उस PN जंक्शन के अंदर जो बैरियर होगा ना, उसके सिलिकॉन वगैरह जो होंगे उस पर जैसे ही लाइट गिरेगी तो लाइट के पास एनर्जी होगी H/F। ये एनर्जी अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप से अगर ज़्यादा हुई तो उस केस में क्या होगा कि उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन भागा भागा इधर आ जाएगा, होल भागा भागा इधर आ जाएगा, और फटाक से ऐसे कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। फटाक से बेटा ऐसा कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा, आपके पास बेटा कुछ ना कुछ करंट यूं आ जाएगा। मैं अगर इसकी इंटेंसिटी को अगर दुगना कर दूं, मतलब फोटॉन्स दुगने फेंक दूं, दुगने फोटॉन्स गिराऊंगा तो ऑफ कोर्स बेटा दुगने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो आपका जो करंट है बेटा वो भी दुगना हो जाएगा। अगर मैं इस इंटेंसिटी को 10 टाइम्स कर दूंगा तो ये आपका करंट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। और इस तरह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस करंट को कौन चला रहा है, इस करंट को कौन गवर्न कर रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो इसको गवर्न कर रहा है आपका बेटा आपके फोटॉन्स, जो फोटॉन्स आप गिरा रहे हो बेटा वो गवर्न कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फोटोडायोड, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, जस्ट इसका उल्टा दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ये बेटा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई डायोड है इस तरह से, और मैंने इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है। बेटा ये हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल। इसमें जस्ट उल्टा होगा बेटा, इसमें जस्ट उल्टा होगा। इसमें बेटा क्या होगा कि लगातार आपके जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कूद कूद के लगातार बड़ा होल्स में आते रहेंगे। जैसे मैं कंडक्शन बैंड की अगर बात करूं तो क्या होगा कि लगातार ऐसा होता रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंडक्शन बैंड से कूद के वैलेंस बैंड में लगातार आते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बेटा कंडक्शन बैंड से कूदकर वैलेंस बैंड में आते रहेंगे तो एनर्जी घटेगी। कितनी एनर्जी घटेगी? डेल्टा Eg। और वो जो एनर्जी होगी वो बेटा फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और हम बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू hc/λ। तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर का एक तरीके से बड़ा रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा, और इस रिकॉम्बिनेशन के कारण बड़ा लगातार इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घटती रहेगी, और जो एनर्जी घटेगी वो फोटोन के फॉर्म में लगातार सिस्टम में से बाहर निकलती जाएगी, ठीक है। हमें कोई अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए तो बड़ा वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी पड़ेगी कि उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा अरेंजमेंट यूज करें कि उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप हमको मिल जाए। अगर ये पता होगा तो ये निकाल देंगे, ये पता होगा तो ये निकाल देंगे, ठीक है। तो जस्ट एक तरीके से बड़ा लाइट एमिटिंग डायोड और फोटोडायोड एक तरह से एक दूसरे के उल्टे हैं,
कॉन्सेप्चुअली उल्टे हैं। बड़ा नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर। वैसे ट्रांजिस्टर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मोस्टली सवाल आते हैं ना वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ IB, IE और IC के इर्द गिर्द ही आते हैं। वैसे किसी बच्चे के पास पूरा समय हो तो बड़े आराम से पूरा पूरा ट्रांजिस्टर प्यार से इत्मीनान से सारा का सारा पढ़े, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहते से मैं तो सिर्फ और सिर्फ JEE में सवाल सही हो जाए इतना सा ही पढ़ना चाहता हूँ, तो बड़ा कम पढ़ के भी आप काम चला सकते हो। ऐसे छोड़ने वाली चीज़ ये नहीं है। ट्रांजिस्टर में बेटा हम 2 जंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक इस तरह से PN, फिर बेटा एक NP, बड़ा एक तरह का और होता है NPN। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, ये बेटा हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये आपके पास NPN है। ये जो PNP है इसमें एक तरफ को बेटा हम बोलेंगे एमीटर। एमीटर में हमने P टाइप डोपिंग कर रखी है और ये हैविली डोप्ड होता है बेटा। हैविली P टाइप डोपिंग कर दो, हैविली, जितना हैवी कर सकते हो उतना। बीच वाला जो है ना उसको हम बेस बोलते हैं। डायग्राम से पता लग गया होगा कि बेस जो है ना वो सबसे थिन होगा, सबसे पतला होगा, ठीक है। और इसमें लाइट डोपिंग होगी, ऑफ कोर्स बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग होगी। ये वापस से P टाइप डोपिंग है, इसको हम नाम देंगे कलेक्टर। कलेक्टर में फिर से P टाइप डोपिंग है, लेकिन यहां पर जो डोपिंग है वो एमीटर के मुकाबले काफी कम होगी, ठीक। तो एमीटर में और कलेक्टर में 2 बड़े अंतर आ गए। एक अंतर ये आ गया कि यहां पर हैवी डोपिंग है, यहां पर आपकी लाइट डोपिंग है। एक अंतर ये भी आ गया कि ये थोड़ा सा थिन होगा और ये बड़ा थिक होगा। कलेक्टर जो होगा ना वो मोस्टली साइंस तो कलेक्टर की होगी। तो सबसे ज्यादा थिक कौन है? कलेक्टर। सबसे थिन कौन है? बेस। एमीटर बड़ा ऑफ कोर्स बीच का है, ठीक है। इसको डायग्राम में अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखाया करो, एक गोला बनाया करो, ठीक है। और ये एक लाइन बड़ा बेस की, ये बड़ा आपका कलेक्टर और बड़ा ये आपका एमीटर, ठीक है। सर मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है? जिस तरफ एमीटर होगा ना उसमें एरो लगा होगा और जिस तरफ कलेक्टर लगा होगा ना उसमें कोई एरो नहीं लगा होगा। सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, यहां पर स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कुछ ना कुछ एरो भी होगी। एरो हमेशा P से N होगी, बड़ा क्या होगी? P से N। जैसे मैंने PNP किया है तो एमीटर पे P है और बेस पे N है, तो P से N की तरफ ऐसे एरो लगा दिया करो। एमीटर से बेस की तरफ मैंने ऐसे एरो लगा दी। तो एरो वाली जो साइड है ना वो तो हो गई आपकी एमीटर, बिना एरो वाली साइड हो गई कलेक्टर। और एरो अगर यू है तो ये है P, ये ऑफ कोर्स N, ये वापस से P हो गया, तो ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर। ये दिखाने का तरीका है। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर। अगेन बेटा जो सबसे ज्यादा मोटा है थिकनेस में बड़ा वो आपका हो गया कलेक्टर। जो सबसे पतला है बड़ा वो आ गया आपका बेस। जोड़ा बीच वाला है उसको हम नाम निकाल देंगे एमीटर। एमीटर में इस बार N टाइप डोपिंग कर रखी है, हैवी करो। बेस में इस बार बड़ा P टाइप डोपिंग है, कोई बात नहीं, लाइट करो। कलेक्टर में इस बार फिर से N टाइप डोपिंग है, करो N टाइप डोपिंग करो, लेकिन लाइट करना थोड़ी सी, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे कैसे? बड़ा वही वापस से काम। एमीटर वाले साइड में आपके पास एरो रहेगी और कलेक्टर वाले साइड में आपके पास एरो नहीं रहेगी। सर लेकिन ये पता कैसे लगा ये NPN है या PNP है? बड़ा हम जानते हैं कि एरो हमेशा कहां से लगानी है? P से N, P से N। तो बड़ा बेस से एमीटर की तरफ एरो लगा देना, क्योंकि बेस तो बड़ा क्या है P और एमीटर बड़ा आपका क्या है N। तो ऐसे P से N, तो ये इसका साइन है, ठीक है। हम एक्चुअल जब सारे के सारे जुगाड़ हो रहे होंगे बट तब हम कभी भी ना इस बात का यूज नहीं करेंगे कि मतलब इस डायग्राम का यूज नहीं करेंगे। हम सीधे बेटा ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इससे हमारा सारा सारा काम बन जाएगा। यहां पर अक्सर बेटा ऐसा होगा, अक्सर ऐसा होगा कि बेटा यहां पर कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा IE, यहां से कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा IB, बड़ा यहां से कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा IC। ये तीनों की तीनों जो करंट होंगे आपस में इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यहां पर मैं एक बात बोल दूं कि IE विल बी इक्वल टू
आई बी प्लस आई सी। आई एमिटर करंट जो होगा वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगा, पहली बात बढ़ाइए। और दूसरी बात ये कि एमिटर करंट जो होगा ना ये आपके बेस करंट से बहुत बड़ा होगा, लेकिन कलेक्टर करंट जो है ना वो लगभग एमिटर करंट के आसपास ही होगा। जैसे मैं रफली बोल दूं, जैसे मान लो कि ये 5 मिली एम्पियर है, ठीक है, तो ये जो ना ये 5 मिली एम्पियर से हल्का सा छोटा सा होगा, जैसे 4.99 मिली एम्पियर हो जाएगा, और ये आपका 0.01 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा होगा, ये दोनों लगभग बराबर होंगे। ऑफ कोर्स इससे ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा, हमेशा ऐसा होगा। आई ई जो है वो आई सी से हल्का सा बड़ा होगा, और जो डिफरेंस है बेटा वही आपका आई बी है। आई बी ऑब्वियस बात है कि बेटा इन दोनों करंट के मुकाबले काफी छोटा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें याद रख सकते हो, कोई लोड नहीं बेटा इसके अंदर। कुछ करंट गेन्स बेटा आपको याद करने हैं, जैसे एक है मेरे पास बीटा और बेटा मेरे पास है एक है अल्फा, ये मेन है। बहुत सारे सवाल बड़ा सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा के ऊपर ही पूछ रखे होते हैं। बीटा जो है ये सिंपली है कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, या फिर चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, वो एक ही बात है बेटा। ये बड़ा आपका हमेशा बीटा रहेगा। अल्फा जो है बड़ा इसको हम एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, ये बड़ा आपका होगा कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। मतलब न्यूमरेटर तो दोनों केस में सेम ही है, ऊपर तो आईसी आएगा, बस नीचे क्या आएगा, नीचे बड़ा बीटा वाले केस में बी आ जाएगा और बड़ा अल्फा वाले केस में एमिटर करंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम भी कह सकते हैं कि चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट। बीटा देखो बेटा, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि कलेक्टर करंट जो होगा ना वो बीटा करंट से बहुत बड़ा होगा। बेस करंट के मुकाबले कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होगा, तो बीटा की जो वैल्यू है ना वो बड़ा 1 से काफी बड़ी आएगी हमेशा। कलेक्टर करंट जो है वो आपका एमिटर करंट से छोटा होता है, तो ऑफ कोर्स अल्फा जो है ना वो 1 से छोटा होगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता हो, ऐसा नहीं कलेक्टर करंट एमिटर करंट का हाफ होता हो, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अल्फा जो होगा वो 1 से छोटा होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। मुझे पता है कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल्स टू आई ई, ठीक है ना। पूरी की पूरी इक्वेशन को एक बार ना तुम आई सी से डिवाइड कर दो, मेरे पास आ गया आई बी अपॉन आई सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई सी। आई बी अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी बड़ा मेरे ख्याल से 1 अपॉन बीटा आ गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई सी। आई ई अपॉन आई सी इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन अल्फा आ गया। मेरे पास आ गया है 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा और बीटा के बीच ये जो रिलेशन है प्लीज 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 याद रखो। ठीक है, बहुत सारे सवाल बेटा जेई के अंदर भी ऐसे पूछ रखे होते हैं, बीटा दे रखा होता है, अल्फा पूछ रखा होता है, अल्फा दे रखा होता है, बीटा पूछ रखा होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रख लोगे ना तो दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि बच्चे एक और याद रखते हैं, बच्चे कौन सा याद रखते हैं, बच्चे ये वाला भी याद रखते हैं कि 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। दोनों याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, कोई सा भी एक याद रख लो, काम बन जाएगा अपना। ठीक है, अल्फा दे रखो, बीटा निकालना, बीटा दे रखो, अल्फा निकालना। ठीक है, ये सारे काम हैं। मैं बड़ा इसीलिए इसी के पैर ऊपर रिमेंबर लगा रहा हूँ, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद है तो वो याद ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज बड़ा कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, वो भी हमें याद होने चाहिए। लॉजिक गेट्स पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर का सबसे आसान पोर्शन है। ठीक है, लेकिन इस पर सवाल पूछ ही लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा कम से कम दो चार सवाल तो लॉजिक गेट पे करके ही जाना, आपका एक्चुअल सवाल जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले इसमें नॉट गेट जो है उसमें एक ही इनपुट होगा,
और एक ही आउटपुट होगा, एक इनपुट और एक आउटपुट। जैसे मान लो बेटा ये आपके पास है, इनपुट है ए और आउटपुट है वाई। वाई को हम बोलते हैं ए बार, ए बार बोल दो या ए नॉट बोल दो, एक ही बात है। जस्ट उल्टा कर देगा। सो जस्ट उल्टा कर देगा इस बात का मतलब क्या है बेटा? जस्ट उल्टा कर देगा इस बात का मतलब ये कि अगर मैंने इनपुट हाई पोटेंशियल रखा तो आउटपुट आपका लो पोटेंशियल आएगा। अगर मैंने इनपुट लो पोटेंशियल रखा तो आपका आउटपुट जो है वो हाई पोटेंशियल आएगा। सिंपल अगर मैं एकदम ऐसे डिजिटल सिग्नल के हिसाब से अगर कहूं तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि ये ए, ये बड़ा आपका वाई जो है ए बार। अगर इनपुट आपका 0 है तो आउटपुट इसका उल्टा 1 होगा। इनपुट आपका अगर 1 है तो आउटपुट आपका बेटा 0 रहेगा। इस तरह के टेबल को बेटा हम क्या बोलेंगे? ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो आपका जो नॉट गेट है वो जस्ट रिजल्ट को उल्टा कर देता है। हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल। डिजिटल सिग्नल की अगर बात करूं तो 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। ठीक है, इससे हमारा सारा काम बन जाएगा। इतनी सी बात याद रखने से ही हमारा सारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट है और गेट। देखो बेटा इसमें 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। इनपुट है ए, इनपुट है बी और आउटपुट है ए और बी। ए प्लस बी कह सकते हो लेकिन बोलना इसका ए और बी चाहिए। ये कहता है कि ए और बी में से एक भी जन अगर हाई पोटेंशियल पे हुआ तो आउटपुट आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। ए और बी में एक भी जना अगर हाई पोटेंशियल पे हुआ तो आपका आउटपुट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। अगर मैं इसको ऐसे ट्रुथ टेबल के हिसाब से बताऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये ए, ये बी, ये तो इनपुट बड़ा, ये आपका आउटपुट ए और बी। ए भी हाँ, ए भी लो पोटेंशियल पे, बी भी लो पोटेंशियल पे, तो बड़ा आपका आउटपुट भी लो पोटेंशियल पे। ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे, तो बड़ा आपका जो रिजल्टेंट है वो हाई पोटेंशियल पे। दोनों में से एक भी जना हाई पोटेंशियल पे तो आपका रिजल्ट भी हाई पोटेंशियल पे। ए लो पे, बी हाई पे, तो बड़ा आपका रिजल्टेंट भी हाई पे। ए भी हाई पे, बी भी हाई पे, तो रिजल्टेंट भी हाई पे। बस दोनों में से एक भी अगर 1 हुआ तो आपका रिजल्ट 1 होगा ए और बी के अंदर। ये हमारा और गेट। नेक्स्ट इज एंड गेट। अगेन बेटा 2 इनपुट है ए और बी, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक है। एंड गेट को हम ऐसे दिखाते हैं और इसके अंदर ऐसे बोलते हैं y इज इक्वल्स टू ए एंड बी। ये कहता है कि रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल सिर्फ तभी होगा जब ये दोनों हाई पे होंगे। ए एंड बी बोथ हाई पोटेंशियल पे होंगे तब जाके आपका रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ए एंड बी बोथ हाई पोटेंशियल पे होंगे तब जाके आपका जो रिजल्टेंट है बेटा, ए डॉट भी कह दीजिए या ए एंड भी कह दीजिए, ये आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। मैं अगर इसको ऐसे डिजिटल सिग्नल के हिसाब से कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कैसे? ये ए, ये बी, ये ए एंड बी, ये 0, ये 0 तो ये भी 0, ये लो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल तो ये भी लो पोटेंशियल, ये 1, ये 0 तो ये 0, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल तो ये लो पोटेंशियल। ये हाई पे तभी आएगा जब दोनों आएंगे। ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तब भी बेटा ये आपका लो पोटेंशियल। ये भी हाई पोटेंशियल, ये भी हाई पोटेंशियल, तब जाके ये आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। ये आपके एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज हम इनकी कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। जैसे नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होगा कि आपका पहला तो और गेट, ठीक है, उसके आगे नॉट लगा दो ऐसे।
जैसे मान लो बेटा ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए और बी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा ए और बी का नॉट। ये हमारा रिजल्ट है। हम नोर गेट ऐसे एक साइन से बना सकते हैं, ऐसे यहां एक बेटा ऐसे गुना लगाता हूं, ये आपका हो गया नोर गेट। इसकी ट्रुथ टेबल अगेन बेटा इजी सी है। ए बी, ए और बी, चलो ये 0 ये 0 तो ये भी 0, ये 0 ये 1 तो ये 1, दोनों में से एक भी अगर हाई पोटेंशियल पे तो बेटा ये आपका हाई पोटेंशियल पे, ये 1 ये 0 तो ये भी 1, ये 1 ये 1 तो ये भी 1। लेकिन ये नॉट गेट सारे रिजल्ट उल्टे कर देगा, 0 कर देगा 1, इसको कर देगा 0 0 0, सिंपल। ये आपका बेटा नॉर गेट। इसी तरह से नैंड गेट, तो नैंड गेट अगेन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट, ये अगर ए है ये बी है तो बेटा ये आपका ऑफ कोर्स ए एंड बी है, ये आ जाएगा आपका ए एंड बी का नॉट। ठीक, अगर आप ऐसे अलग से साइन बनाना चाहो नैंड गेट का तो ऐसे बना सकते हो, यूं आ गया ऐसे टिन के लगा, ये बड़ा आपका नैंड गेट। अगेन इसकी ट्रुथ टेबल बनाना बड़ा आसान सा काम है, हो सकता है कि आप खुद बना लो। ए बी, ए एंड बी, आखिर में ए एंड बी का नॉट, ये 0 ये 0 ये 0, ये 0 ये 1 ये 0, ये 1 ये 0 ये 0, ये 1 ये 1 ये 1, ये तुम जानते हैं दोनों 1 होंगे तब जाके 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। ये अगला नॉट गेट सब उल्टा कर देगा, 1 1 1 0। ठीक है ना, ये हमारे बेसिक गेट्स हैं, ये जो मैंने बड़ा पढ़ा है ये हमारे बेसिक गेट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन पे बड़ा बड़े आराम से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, जेईई ने ना ऐसे भी सवाल बना रखे हैं, जैसे ना ये V है, ठीक है, और मान लो कि 1 1 1 0 लिखना हो तो वो ऐसे लिखते हैं इसको कई बार, कई सवालों के अंदर डायग्राम के अंदर 1 1 1 0 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पता लग रहा आंसर में ना 1 1 1 0 नहीं लिखा हुआ बल्कि ऐसा डायग्राम बना रखा है, तो समझ जाना, समझ गए ना, तो नहीं समझे वापस से कहूँ, जैसे मान लो कि 1 0 0 0 लिखना हो तो इसको बड़ा कैसे लिख सकते हैं, ये वोल्टेज 1 0 0 0 0 0 0 ऐसा लिखते हैं। तो जेईई के अंदर बड़ा मान लो कि ऐसे 1 0 1 0 ऐसा ना लिखा हो और इस तरह से डायग्राम दे रखा हो, बड़ा तब भी आप बड़े आराम से सोच सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए अगली क्लास के अंदर इसकी बड़ा प्रैक्टिस भी करते हैं। हमने बड़े ही इत्मीनान से बहुत ही अच्छे से बड़ा सारी चीज़ देखी है ना।